हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड बिहार में जो भी है जो जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि जो डेली पेपर एनालिसिस है आप है जो जरूर करें। एक बार जरूर है जो उसको रीडिंग मारें। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो नए चीज हैं जो आपको उसमें से मिलेंगे और आपको एग्जामिनेशन में है जो आपको सहायता प्रदान करेगा। सबसे पहली बात है दोस्तों कि जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे और 10 से 15 मिनट में आपका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है जो खत्म हो जाएगा। डेली पेपर एनालिसिस। डेली पेपर एनालिसिस में हम बात करेंगे दोस्तों कि देश के नए सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों है जो 49 जो क्रम का कितना है, कभी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है। 49 जो है वो है जो जस्टिस उमेश उदय ललित बनने जा रहे हैं। यू ललित है जो बनने जा रहे हैं। कौन है? यू ललित। उदय उमेश ललित है जो 49 सीजीआई है जो बनने जा रहे हैं दोस्तों। वर्तमान के जो सीजीआई हैं वो है जो जस्टिस रमन्ना साहब है। कौन है? जस्टिस रमन्ना साहब। ये है जो दोस्तों 26 अगस्त को है जो दोस्तों ये है जो रिटायर हो रहे हैं। और रिटायर होने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि जो वरिष्ठतम के आधार पे जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको है जो दोस्तों है जो कानून मंत्रालय के सामने है जो उनको है जो एक फाइल करना पड़ता है कि वरिष्ठतम के आधार पर देश के अगले सीजीआई के रूप में है जो इनका नंबर है। और कुछ दिन पहले जब सत्र चल रहा था तो सत्र जो चल रहा था 18 जुलाई से जो सत्र चल रहा था दोस्तों, उस सत्र में है जो दोस्तों है जो किरण रिजिजू साहब जो है उन्होंने है जो इस बात को उठाया था कि जो है जो नए न्यायाधीशों की प्रक्रिया को है जो चालू किया जाए। तो आज जस्टिस रमन्ना साहब ने है दोस्तों है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और है जो दोस्तों है जो जस्टिस यू ललित जो है वो है जो दोस्तों है जो 49 सीजीआई के लिए 27 अगस्त से है जो अपना कार्यभार संभालेंगे। इनके बारे में अगर कुछ बात करें दोस्तों कि इन्होंने है जो कुछ इंपॉर्टेंट रोल है जो अदा किया है। इन्होंने पॉक्सो, फिर है जो दोस्तों ट्रिपल तलाक, फिर जो एक इम्पोर्टेंस था कि पॉक्सो में है जो दोस्तों स्किन टच के मामले में जो पॉक्सो में माना जाएगा कि नहीं, उस जैसे मुद्दे पर है जो दोस्तों इन्होंने है जो अपना है जो जजमेंट है जो दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दोस्तों है जो इनका है जो जजमेंट है जो रहा है। ये है जो दोस्तों है जो बॉम्बे हाई कोर्ट से है जो दोस्तों है जो इन्होंने अपने वकालत शुरू की थी और उसके बाद ये है जो वकालत करने के बाद है दोस्तों एक वकील के रूप में है जो सीधे है जो न्यायाधीश के रूप में है जो वहां पर है जो अपना कार्यभार है जो उन्होंने संभाला था। और ये दूसरे है जो वकील होंगे जो है जो इस माध्यम से है जो डायरेक्ट सीजीआई के पद पे है जो जाने के लिए है जो अभी वर्तमान में है जो तैयार है। इससे पहले जस्टिस सीकरी जो थे 1971 में है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो सबसे पहला है जो वकील के रूप में है जो न्यायाधीश बने और न्यायाधीश के बाद सीजीआई है जो बने। बहुत सारे होता है बार काउंसिल से आते हैं। अभी जानते हैं कि 34 टोटल है जो सीटों की संख्या है जो 34 है, उसमें से है जो जस्टिस नागेश्वर राव है जो रिटायर किए कुछ दिन पहले और कुछ है जो एक और है जो जज है जो रिटायर होने वाले हैं। तो अभी है जो 31 के आसपास है जो भी दोस्तों है जो रह गया है। कितना? 31। और महिला जो दोस्तों है जो 31 में है जो 4 महिला है। आप जानते हैं जो बार बार आप पढ़ते होंगे, हिमा कोहली, बीबी नगरत्ना जो है जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो जिस प्रकार से है जो अपना है जो महिला के रूप में है जो अपना न्यायाधीश के रूप में है जो कार्यभार संभाला है। तो 4 अभी महिला है। कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कितने महिला है, तो है जो 4 महिला है। टोटल अभी है जो 11 महिला है जो दोस्तों है जो न्यायाधीश के रूप में जो कार्य की है और वर्तमान में है जो भी 4 है। तो यही इंपॉर्टेंस जो था दोस्तों यही है जो इनके बारे में है जो हम बताना चाह रहे थे। तो इन्होंने है जो बॉम्बे से है जो अपनी है जो वकालत है जो शुरू किए थे। इनका जो 2G घोटाला जो जानते हैं बहुत बड़ा घोटाला था 2G घोटाला, टी राजा जो थे उन्होंने उसके बारे में जो जजमेंट दिया है। ट्रिपल तलाक के बारे में जो जजमेंट दिया है दोस्तों और है जो एक पॉक्सो के बारे में जो हमने बताया। तो 3 ऐसे मामले हैं जिसमें है जो इन्होंने जो 3 तलाक जो दोस्तों 1 अगस्त को है जो महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 3 तलाक पे। आप जानते हैं बहुत कुप्रथा थी दोस्तों, इसको है जो खत्म करने में जो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरा है कि पॉक्सो के ऊपर जो पॉक्सो 2012 में आया था दोस्तों, उस पे है जो इन्होंने है जो अपना जजमेंट दिया है। और तीसरा है दोस्तों है जो
स्किन टच जो है, स्किन टच को है जो इन्होंने है जो असंवैधानिक माना है, वो है जो पॉक्सो के अंदर में जो नहीं माना जाएगा। तो कुछ है जो ये है जो सीजीआई के बारे में था, और छोटा छोटा चीजें जरूर है जो पढ़ने का प्रयास करें। 5 जजों की बेंच को है जो दोस्तों संवैधानिक बेंच करते हैं। क्या करते हैं? 5 जजों की बेंच को है जो संवैधानिक बेंच करते हैं। कभी पूछ देता है केशवानंद भारती का है दोस्तों अभी तक सबसे बड़ा जजमेंट रहा है। 13 जजों की जो केशवानंद भारती का था, और 7-6 से फैसला था। बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों है इसी में है जो दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और केशवानंद भारती के बारे में आप लोग को जो जानना भी होगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट जो था, जो फर्स्ट टॉपिक था यह है दोस्तों है जो ये था। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, क्या है? डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था 2019 में दोस्तों जो है जो संसद में जो लाया गया था, उसको है जो सरकार ने जो विड्रॉ कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेटा आगे आने वाला समय में डेटा मुद्रा के रूप में काम करेगा। बिल किसको कहते हैं, विधेयक किसको कहते हैं, कानून किसको कहते हैं, ये छोटा छोटा टर्म है जो आप जरूर है जो सीखने का प्रयास कीजिएगा। कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल को कितने वाचन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन, फर्स्ट वाचन में क्या होता है, सेकंड वाचन में क्या होता है, थर्ड वाचन में क्या होता है, कब संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, तो इस सब चीज को है जो जरूर है जो आप ध्यान रखिएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो जिस समय है जो लाया गया था दोस्तों, उसको है जब संसद में पेश किया गया तो उसको है जो संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। उन्होंने है जो सुझाव ऐसा दिया है, उन्होंने 81 संशोधन है जो उसमें किया है। क्या किया? 81 संशोधन है जो 81 पॉइंट्स पे संशोधन करने की है जो बात बोली है। 81 संशोधन करने की है जो उसमें बात की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जब 81 संशोधन जब हो जाती है तो सरकार ने कहा कि इसको हम जो नए तरीके से है जो लागू करेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी डेटा की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने है जो बहुत सारे नियम बनाए हैं। उसमें कहा गया है कि जितने भी है सोशल जो है, फेसबुक हो गया, फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों जितने भी गूगल, फेसबुक, अमेजन, जितने भी हैं ये सब, उसकी डेटा जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी सर्वर है जो वो है जो बाहर में रहती है, तो आपका डेटा का है जो खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर है जो कोई कंपनी है जो ई कॉमर्स कंपनी काम कर रही है, वो इंडिया है, और दोस्तों ये है जो अमेरिका है जहां पर उसका सर्वर रखा हुआ है, ये है जो सर्वर रखा हुआ है। आपके डेटा को दोस्तों है जो यहाँ से यहाँ है जो पॉपअप किया जाता है। जब ये पॉपअप किया जाता है तो आपकी डेटा की इनसिक्योरिटी है जो बढ़ जाती है। आपके डेटा के साथ कोई भी है जो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। बहुत सारी समस्या है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका की जो मामला आया था फेसबुक के साथ, वो है जो आपने देखा होगा, और बहुत सारे साइबर जो क्राइम है इसके माध्यम से हो रहे थे। तो डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए जो सरकार ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, और मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में इस बिल को बनाया गया था दोस्तों। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको है जो संसद में गतिरोध होने के चलते इसको है जो संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया, और संयुक्त समिति ने इस पे है जो सिफारिशें की, जो है जो 81 संशोधन करके है जो दोस्तों इसको दोबारा से पेश करने के लिए कहा गया। इसलिए सरकार जो अभी वर्तमान जो IT मिनिस्ट्री है, जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं और नए सिरे से जो बजट सत्र में हम इसको है जो पास करेंगे। बजट सत्र में जो नए तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब है जो दोस्तों है जो आगे का है जो पूरा है जो प्रोसेस है जो चलेगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसी में सब छिपा हुआ है। आपकी डेटा की प्रोटेक्शन कैसे करेगी, इसके लिए सरकार कैसे कानून बनाती है। IT एक्ट 2000 आप जानते हैं दोस्तों, IT एक्ट में संशोधन 2020 में भी किया गया। लगातार संशोधन होते रहते हैं। आपके सबसे बड़े जो भारत के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल साहब, उन्होंने बोला था कि भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए है जो कानून है जो बहुत ही लिबरल कानून है, इस पे है जो सरकार के है जो नई नीति बनानी चाहिए। इसलिए जो दोस्तों है जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाने का जो फैसला लिया है, और बजट सत्र में उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और बजट सत्र में है जो पास कराने की कोशिश करेगा, ताकि आपकी निजता का जो ख्याल है जो रखा जा सके। तो दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर है जो डेटा मुद्रा के रूप में दोस्तों आने वाला 21वीं सदी जिसके पास डेटा होगा वही है जो राज्य करेगा। डेटा एक ऐसी एसेट्स है जो कहीं ना कहीं है जो आपकी अर्थव्यवस्था के
मूव करने में और आपकी वर्तमान परिस्थितियों में आपको विकसित देश बनाने में कहीं ना कहीं है जो आपकी जो मदद करेगा। तो दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है कहीं ना कहीं है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों कि एक छोटा सा है कि ये मोदी साहब ने है जो सतर्कता डोज लगवाने के लिए है जो दोस्तों अनुरोध किया, जो 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, जो सतर्कता डोज है जो लगाया जाए ताकि ये लोगों को जो सुरक्षा है जो प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों ये है जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स था उसको है जो हमने है जो क्लियर किया। अब है जो हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा सबसे प्यारा, समर्पण, साहस, दृढ़ता, निश्चित एक संकल्प है दोस्तों। जो तिरंगा का है जो एक शान है, एक बान है, जो कहीं ना कहीं है जो भारत की एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों है जो ये है जो सरकार के द्वारा एक नई तरह का है जो राष्ट्रवाद को जगाने का एक नई नीति है। और राष्ट्रवाद से प्रेम कैसे किया जाता है, तिरंगा एक निश्चित रूप है। इसमें क्या है कि अभी कुछ संशोधन हुए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हैं कि 91 ए में है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात की गई है। 91 में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने आप है जो बोलने के लिए, आप है जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए है जो कहीं ना कहीं है जो आपको 1901 ए ही है जो ताकत देता है। इसमें जो दोस्तों 2002 में जो संशोधन हुए थे उस संशोधन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कहा है कि जो पहले खादी के जो बनाए जाते थे तिरंगा, आप उसमें है जो मैनिपुलेट करके आप है जो एक मैन्युफैक्चरिंग है जो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं जो एक सम्मानजनक चीज हो, उसको है जो खादी की अनिवार्यता को जो कहीं ना कहीं जो समाप्त कर दिया है। तो क्या किया है, खादी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता था उसी बीच में है जो झंडा तोलन या झंडा को है जो आप है जो लगा सकते हैं, फहरा सकते हैं। लेकिन अब इसको क्या कर दिया दोस्तों, 24 आवर दे दिया है और निजी संस्थान और व्यक्ति है जो कभी भी है जो झंडा को फहरा सकता है। इसके लिए जजमेंट जो आया दोस्तों नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाद में है जो दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस निर्णय को है जो कहा कि अब है जो ये तिरंगा है जो आपकी बान शान आन है, आप इसके समर्पण और जो आस्था है जो इसके कहीं ना कहीं गतिशीलता है इसको बनाए रखने के लिए है जो आप सभी के लिए है जो जरूरी है कि आप है तिरंगा का है जो सम्मान करें। तो दोस्तों इसका जो है 13 से 15 अगस्त, कब से 13 से 15 अगस्त को है जो दोस्तों है जो ये है जो हर घर तिरंगा अभियान है जो मनाने का है जो फैसला लिया है। तो और दूसरा चीज अगर हम बात करें दोस्तों कि ये है जो देश के जो निरंतर प्रगति के पक्ष में जो कहीं ना कहीं है जो आवाज है, ये कहीं ना कहीं है जो देश के राष्ट्रभक्त जो बलिदानी हैं उनके लिए है जो कहीं ना कहीं सम्मान की बात है। और तिरंगा तो दोस्तों एक अद्भुत चीज है, जो तिरंगा के 3 रंग हैं जो कहीं ना कहीं केसरिया और बीच में चक्र और हरा, ये है जो समृद्धि, संकल्प, स्वाभिमानी का है जो कहीं ना कहीं है जो इसका है जो वर्तमान में जो इसका है जो एक नया रूप है जो देखने के लिए मिल सकता है। तो हर घर तिरंगा अभियान है जो दोस्तों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी है जो इसमें शरीक होइए और है जो तिरंगा अभियान को है जो सफल बनाइए। 13 से 15 अगस्त ये जो क्वेश्चन है कोई पूछ सकता है, जजमेंट पूछ सकता है और ऐसा पूछ सकता है, इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा चीज है कि अगर हम बात करें दोस्तों कुछ ताइवान और चीन के बारे में, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान और चीन के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो आपके पीटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज रहेगा वही चीज पे हम चर्चा करेंगे। हम फालतू की चर्चा नहीं करते हैं, हम है जो कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण करते हैं दोस्तों, हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान और चीन जो है दोस्तों की 3 पॉइंट है। ताइवान अभी है जो केंद्र बना हुआ है, ताइवान है जो केंद्र बना हुआ। कारण क्या हुआ, कारण हुआ कि जो नैसी पॉलिसी है जो दोस्तों है जो अमेरिकी सीनेट में जो है वो है जो कहीं ना कहीं है जो अध्यक्ष हैं वो है जो दोस्तों है जो ताइवान की है जो यात्रा किए। ताइवान की जब यात्रा किए दोस्तों तो है जो वहां है जो चीन ने है जो कहीं ना कहीं है जो
उस यात्रा को है जो उनकी संप्रभुता के हमला के ऊपर है जो उन्होंने देखा। ताइवान की अगर बात करें दोस्तों, उसकी डायरेक्शंस की अगर बात करें ताइवान की, अगर हम ताइवान के अगर डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ताइवान की जो डायरेक्शंस है जो आपको बहुत जरूरी है। ताइवान जो है दोस्तों, अगर यहाँ ताइवान है तो ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में है जो दोस्तों है जो चीन है, और इधर है जो दोस्तों है जो आपका जापान है, और यहाँ है जो दोस्तों है जो फिलीपींस है। और ताइवान जो है दोस्तों साउथ चाइना सी और ईस्ट एशिया के बीच में है जो दोस्तों संधि के रूप में काम करता है। क्या करता है? संधि के रूप में है जो काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, 2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, और वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के एक नए युग का आरंभ के रूप में है जो दोस्तों इसको जाना जाता है। जितना सेमीकंडक्टर जो आप देखते हैं दोस्तों, एक ताइवान से बनकर आता है। और अभी वर्तमान की स्थिति में क्या हुआ कि जब नैसी पॉलिसी ताइवान की यात्रा की, तो नैसी पॉलिसी के बारे में अगर बता दें दोस्तों कि इनका जो क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को से है जो 1991 में है जो इन्होंने है जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और वहां से हमेशा है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए है जो दोस्तों है जो हमेशा है जो इन्होंने आवाज को बुलंद किया है। और जब 1991 में जब बनी तो कांग्रेस वहां की है, उसके साथ है दोस्तों चाइना का है जो उन्होंने दौरा किया। जब चाइना का दौरा किया तो उससे उन्होंने देखा कि वहां है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का ही उन्होंने आकलन किया। किसका आकलन किया? डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। ये है जो दोस्तों इन्होंने जब आकलन किया तो कहा कि ऑटोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं है जो मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए जो खतरा है। चाइना को हमेशा है जो दोस्तों वन चाइना पॉलिसी पे वो भी काम करता है और भारत भी काम करता है दोस्तों, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने के शपथ ग्रहण में जो ताइवान के इन्वेस्टर को है जो वहां के राष्ट्रपति के माध्यम से दोस्तों उन्होंने आने का है जो फैसला किया था, और अपना है जो राजनीतिक संबंध है जो बनाने का फैसला किया था, कहीं ना कहीं जो राजनीति की विदेश नीति की प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी वहां से, और वहां है जो उन्होंने अपना इन्वेस्टर रखा। और हमेशा भारत हमेशा कहता वन चाइना पॉलिसी की समर्थन करता है, लेकिन अब है जो विदेश नीति में है जिसका कहीं ना कहीं जो बदलाव है जो देखते आ रहा है। अमेरिका कहा कि हम भी है जो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो है ताइवान को लेकर उसके जो कूटनीतिक संबंध है और सैन्य संबंध है, कहीं ना कहीं है जो चाइना को एक है जो नया है जो उसको है जो करारा जवाब देने के लिए है जो अमेरिका ने कहा है कि अगर आप है जो इस क्षेत्र को है जो ओपन पैसिफिक अगर क्षेत्र को अगर आप शांति से नहीं रहने देंगे तो इसका परिणाम है जो कहीं ना कहीं है जो बदलते स्वरूप में जो चेंज हो जाएगा और विदेश नीति में भी परिवर्तन है जो कर सकता है। दोस्तों कहा गया है कि अमेरिका ने कहा है कि जो जितने देश हैं, जितने भी ताइवान के बगल के देश हैं, उनको है जो सपोर्ट करने के लिए कहा है, उनको मान्यता देने के लिए दिया है। ताइवान को मात्र 13 देशों की मान्यता नहीं दोस्तों, एक देश घट गया है, 12 देशों की मान्यता है। जो सोलेमन द्वीप जो था वो मान्यता दिया हुआ था, वो है जो वापस अभी जो वापस है जो ले लिया है, तो 12 देशों ने जो ताइवान को मान्यता दिया है। और ताइवान जो है वर्तमान समय में है जो दोस्तों एक है जो केंद्र बना हुआ है। रूस, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, ये है जो दोस्तों एक दोनों है जो एक दूसरे के है जो कहीं ना कहीं पूरक बनते हुए देख रहे हैं। और अमेरिका, हम कहते हैं कि अमेरिका की जो नीति है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कहीं यूक्रेन के रूप में तब्दील ना हो जाए ताइवान, और उसकी है जो बॉर्डर है दोस्तों बहुत ही कम है। कुछ ही पलों में है जो दोस्तों अगर चाइना हमला करता है तो ताइवान को संभालने का मौका है जो नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसकी वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके दृढ़ निश्चय कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी बैकबोन है कहीं ना कहीं जो चाइना के सामने जो घुटने पर है जो मजबूर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं है जो मजबूर नहीं कर रहा है, सॉरी। तो यही है दोस्तों कि भारत की है जो वन चाइना नीति क्या है, भारत की ताइवान नीति क्या है, इस पर जो विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आज है जो हम छोटा सा चर्चा कर रहे हैं और इस पे है जो हम विशेष बात करेंगे। ये है जो थोड़ा सा ओवरव्यू हम देने का प्रयास किए ताकि है जो आप जो समझ सके। तो आज का दोस्तों है जो इम्पोर्टेंस जो था आपके लिए यही था, दूसरा चीज तो और तो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। एशियान का एक विदेश मंत्री का बैठक है जो कंबोडिया में हो रहा है दोस्तों। कहाँ हो रहा है? एशियान का विदेश मंत्री का जो बैठक हो रहा है कंबोडिया में हो रहा है। अगली बैठक है जो कंबोडिया में होगी। 10 देश है इसमें दोस्तों, भारत है जिसका सदस्य नहीं है, लेकिन है जो दोस्तों है जो एशियान भारत का है जो 30 वर्ष का जो संबंध है, सदस्य नहीं है लेकिन भारत है जो बाहरी सपोर्ट है जो उसका करता है। और उसका जो है जो दोस्तों उसके साथ विदेश नीति ASEAN 30
का जो दोनों का रिलेशन है दोस्तों है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आज हम यही रुकते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।